नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं विपुल सिंह लेकर हाजिर हूं मनी मॉर्निंग का ये बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। भारत में जल्द लागू होगा नया पावर टैरिफ। अधिक मांग के समय उपभोक्ताओं को चुकानी होगी 20% ज़्यादा कीमत। कम मांग के समय 20% सस्ती मिलेगी बिजली। बिजली मंत्रालय देश में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को देना चाहता है बढ़ावा। बिजली नियमों में नया संशोधन जोड़ने की तैयारी हो रही है। टाइम ऑफ द टैरिफ सिस्टम अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जाएगा। सोलर पावर सस्ती होती है, इसलिए धूप वाले दिनों में बिजली टैरिफ कम होगा। इससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। बारिश और सर्दियों में थर्मल, हाइड्रो और गैस से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल होगा। इसकी लागत ऊंची होती है, इसलिए उपभोक्ताओं को इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अब जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी अपना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एप्पल कर रही है HDFC बैंक के साथ बातचीत। देश में बढ़ रहा है मोबाइल फ़ोन के जरिए पेमेंट करने का ट्रेंड। एप्पल, गूगल, अमेजन और सैमसंग जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां कर रही हैं पेमेंट सेक्टर में विस्तार। एप्पल कार्ड में एप्पल पे की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ताओं को एप्पल कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड मनी पर मिलेगा अच्छा ब्याज। अमेरिका में एप्पल कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक बिना ब्याज के किस्तों में खरीद सकते हैं एप्पल के उत्पाद। भारत में भी ग्राहकों को मिल सकती है ये सुविधा। डिजिटल व्यवस्था से करदाताओं को पैसा बचाने में मदद मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक संरचना ने करदाताओं को पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया है। भारत सरकार सीधे नागरिकों के खाते में सरकारी लाभों को हस्तांतरित करती है। ऐसा होने से करदाताओं के पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। DPI ने भारत में सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का भी बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित हुआ है। मेड इन इंडिया पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2024 तक बाजार में आ जाएगी। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है घोषणा। देश में 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट 1 साल के अंदर हो जाएंगे स्थापित। माइक्रोचिप संयंत्र के लिए गुजरात में भूमि आवंटन के लिए समझौता हो चुका है। माइक्रोन संयंत्र में करीब 5,000 लोगों को मिलेगा सीधे तौर पर रोजगार। 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा होगा। PM किसान मोबाइल ऐप ने पेश की है चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा। किसान OTP या फिर फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करने के जरिए कर सकेंगे eKYC को पूरा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके योजना को लागू करना हुआ बहुत आसान। PM किसान मोबाइल ऐप के जरिए दूर दराज के किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके eKYC को पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में मिलते हैं 2,000 रुपये। 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष दिया जाता है 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ। इधर मानसून की धीमी चाल के कारण तिलहनों की बुआई में देरी हो रही है। उद्योग संगठन SCA ने जताई है इस पर चिंता। अल नीनो के कारण प्रभावित हो सकता है तिलहन फसलों का उत्पादन। तिलहनों की बुआई का रकबा पिछले सप्ताह तक था 4,10,000 हेक्टेयर। साल भर पहले खरीफ सत्र की इसी अवधि में रकबा था 4,80,000 हेक्टेयर। मानसून की धीमी प्रगति से ज़्यादातर राज्यों में बुआई में देरी हो रही है। खरीफ सीजन में सोयाबीन और रबी सीजन में सरसों के रकबे में आ सकती है कमी। देश के कुल तिलहन उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सरकार घरेलू और कमर्शियल उपयोग वाले सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य गुणवत्ता नियमों के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है। इससे खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं के आयात पर लगाम लगेगी। घरेलू उद्योग को भी इसका फायदा मिलेगा। DPIIT ने BIS से परामर्श के बाद विद्युत उत्पादों के लिए जारी किया है ड्राफ्ट नियंत्रण आदेश। नया मानदंड घरेलू कमर्शियल उपयोग में आने वाले सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होंगे। इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले महीने मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। जी हाँ, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में विनिवेश को इससे रफ्तार मिलेगी। नीति में तमाम मंजूरियां जल्द से जल्द देने का किया गया है प्रावधान।
रोजगार सृजन के लिए सरकारी प्रोत्साहन बढ़ाने से भी दिया जा रहा है खास जोर। मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीने के दौरान आईटी क्षेत्र में करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। राज्य में इंदौर है आईटी का सबसे बड़ा केंद्र। भोपाल और जबलपुर में भी तेजी से निवेश बढ़ रहा है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अभी तक हुआ केवल आधा काम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने माना है कि महंगाई को निर्धारित दायरे के भीतर लाने में कामयाबी मिली है, लेकिन वो आधी है। जून में हुई एमपीसी की बैठक में नीतिगत रेपो दर को रखा गया था 6.5% पर यथावत। महंगाई के खिलाफ अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ज़रूरत पड़ने पर और कठोर कदम उठाने के लिए आरबीआई तैयार है। मौजूदा अनिश्चितताओं के मद्देनजर नीतिगत दर में भावी कदम के बारे में कोई भी निश्चित अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई 2% से घटाने के साथ 4% के बीच रखने का लक्ष्य दिया है। इधर महाराष्ट्र में ओला उबर जैसी टैक्सी सेवा पर लग सकती है पाबंदी। महाराष्ट्र में ओला उबर समेत ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली 4 कंपनियां केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करने में विफल रही हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐप आधारित कैब कंपनियों को 6 मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए निर्देश दिया है। चारों में से कोई भी कंपनी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। अंतिम लाइसेंस मिलने में इससे परेशानी आ सकती है। इधर बायजूस की फिर से बढ़ गई हैं दिक्कतें। ऑडिटर डेलॉयट और 3 बोर्ड सदस्यों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। बायजूस वित्त वर्ष 2021-22 के वित्तीय नतीजे को फाइनल करने में जानबूझ करके देरी कर रही है। बायजू रविंद्रन ने मतभेद के चलते बोर्ड के 3 सदस्यों ने दिया है इस्तीफा। नियमों के उल्लंघन की आशंका में कॉर्पोरेट मंत्रालय ने दिया है अब जांच का आदेश। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 11% घटा है। पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है कुल 30,000 करोड़ रुपया। 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों ने रखी थी 3.83 अरब स्विस फ्रैंक की राशि। पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से जमा राशि भी 34% घटी है और ये घट करके रही है 39.4 करोड़ फ्रैंक। स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से रखी गई कुल राशि 2006 में रिकॉर्ड 6.5 अरब फ्रैंक थी। इधर टीसीएस में सामने आया है नौकरी घोटाला। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में चल रहा था रिश्वत लेकर के नौकरी देने का धंधा। कंपनी के सीनियर अधिकारी स्टाफिंग फर्मों से ले रहे थे उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए कमीशन। रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के ग्लोबल हेड ईएस चक्रवर्ती को पाया गया है इसमें आरोपी। टीसीएस ने जांच के बाद 4 वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। 3 स्टाफिंग फर्मों को भी कर दिया गया है ब्लैकलिस्ट। इधर सरकार ने क्रोमियम अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्टेनलेस स्टील के उत्पादन समेत विभिन्न उद्योगों में होता है इसका उपयोग। भारत ने 2022-23 में $1 करोड़ से अधिक के क्रोमियम अयस्क का किया था निर्यात। पूरी मात्रा का निर्यात किया गया था चीन को। इस निर्णय से खनिजों के निर्यात पर लगाई जा सकेगी लगाम। निर्यातक को डीजीएफटी से लेना होगा लाइसेंस। एचएस कोड 2610 के तहत निर्यात वस्तुओं को तत्काल प्रभाव से किया गया है प्रतिबंधित की श्रेणी में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण देखने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। और फिलहाल आप बने रहें लगातार मनी9 के साथ। कल सुबह फिर होगी मुलाकात आपके साथ और साथ ही साथ दोपहर 1 बजे हम आपके साथ बताएंगे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हाल। तो बनाइए अपनी रणनीति दोपहर 1 बजे मनी9 के साथ और बने रहिए मनी9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।